हाँ जी। हमने कल की क्लास में जो है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में किया था कि सो फार कितने प्राइम मिनिस्टर्स हैं, हो चुके हैं हमारे। उसके बाद हमने प्रेसिडेंट्स के लिए किया था कि कितने प्रेसिडेंट्स हम अभी तक देख चुके हैं। ठीक है जी, सही, ठीक है जी। आज जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से जो मेन आर्टिकल है, यस, फॉर पीएम एंड फॉर द प्रेसिडेंट, वो सारे के सारे एक बार मोटे मोटे देख लेंगे हम। ठीक है जी। हम क्या है, कोशिश करेंगे कि आर्टिकल वाइज, ठीक है जी, हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है ना, हम उनको याद कर ले, मेमोराइज कर ले। ठीक है जी। हम आज जो है बेसिकली जैसे हमने कल डिस्कस किया था, पीएम्स के बारे में डिस्कस किया हमने कल, प्रेसिडेंट्स के बारे में डिस्कस किया। एक कौन सा टॉपिक था तीसरा? हाँ जी, हाँ, पार्लियामेंट के विषय में था बेसिकली। शायद एक और टॉपिक करवाया था। किस स्टेट से क्या रही, मतलब किस कंट्री से क्या रही, सोर्सेज। ठीक है जी। आज जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट और उसमें से हम पीएम के हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना, इनको सोर्सेज के हिसाब से कर लेते हैं। यूनियन में आ जाओ, आर्टिकल 52 से। ठीक है जी। ये देखो, सीधी सिंपल सी बात है, अपने को प्रेसिडेंट का तो याद रखना ही रखना है। किससे पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होता है? आर्टिकल 52। इसका दिक्कत है कुछ, है ना, उस दिन भी दिक्कत थी इसमें। चलो इसको अदरवाइज करते हैं फिर। चलो इस हिसाब से कर लेते हैं। हाँ जी। आर्टिकल 52 से शुरू कर लेते हैं हम, कि हमारे पास जो है बेसिकली प्रेसिडेंट के लिए सबसे फर्स्ट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 52 है। ठीक है, याद रखो कि कितने पत्ते होते हैं ताश के अंदर? 52 पत्ते होते हैं। ठीक है जी, डेमोक्रेसी के जो ताश होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पत्ता, 52 पत्ता कौन सा? प्रेसिडेंट। ठीक है जी। चलो जी, ध्यान रखना, एग्जीक्यूटिव पावर होती है किसके हाथ में? प्रेसिडेंट साहब के हाथ में। ठीक है जी। देश के अंदर जो पार्लियामेंट है वो क्या काम करती है? एक्ट बनाने का, लॉ बनाने का काम करती है। वो सारा का सारा काम प्रेसिडेंट के नाम से ही किया जाता है। ठीक है जी। और एग्जीक्यूटिव पावर में क्या किया जाता है? जो भी डिफेंस की जो होती है, जितनी भी डिफेंस फोर्सेस होती हैं, सबका सेनापति, सेना प्रमुख जो कौन बन जाता है? ठीक है जी, राष्ट्रपति बन जाता है। उनको आदेश देने का काम राष्ट्रपति करता है। इमरजेंसी लगाना, इमरजेंसी हटाना, ये सारे काम जो है प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है जी। इलेक्शन के विषय में किस में बात हो रही है? 54 के अंदर बात हो रही है। ठीक है जी। ये ध्यान रखो, ये ऊपर जैसे अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, ये इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू जो है बेसिकली इसको चुना जाता है। ठीक है जी। इसके अंदर इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों, और साथ साथ में लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जो है वो भाग लेती हैं। ठीक है जी। मैनर 55 के अंदर दिया गया है। ठीक है जी। ध्यान रखना, अभी हाल फिलहाल में प्रोसीजर शुरू हो गया अपने उपराष्ट्रपति के चुनाव का, पता है? हम्म। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट साहब का, व उपराष्ट्रपति साहब का। ठीक है जी। मैनर जो है बेसिकली इसके अंदर लिखा गया है। ध्यान रखना, सीक्रेट बैलेट पेपर से होता है चुनाव। ठीक है जी। और प्रेफरेंशियल वोट जाती है।
ये देखो जी, प्रोपोर्शनल प्रेफरेंशियल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी जैसे चार कैंडिडेट खड़े हो गए हैं, ए बी सी डी, तो प्रेफरेंशियल वोट जाएगा क्या, कि मेरी पहली प्रेफरेंस किसकी है, सी को है पहली प्रेफरेंस, दूसरी प्रेफरेंस बी को है, तीसरी प्रेफरेंस ए को है, चौथी प्रेफरेंस डी को है, इस हिसाब से वोट जाता है। ठीक है जी। हम्म, ये पॉपुलेशन के हिसाब से होती है बेसिकली। इन दिस आर्टिकल द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मींस पॉपुलेशन एज असर्टेन, जो कि रिलेवेंट फिगर्स दिखाए गए हैं, ठीक है ना। ये एडीए के अंदर जो पॉलिटी आएगी उसके अंदर ये फॉर्मूला नहीं पूछेंगे। ठीक हो गया जी। हाँ, टर्म्स पे आ जाओ। 56 के अंदर सीधा सीधा टर्म है, ठीक है जी। प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 साल। ठीक है जी। द प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग, जो अपने हाथ से वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देगा। ठीक है जी। प्रेसिडेंट जो है मे फॉर वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव्ड, कैसे, जो 61 के अंदर बताया गया है इम्पीचमेंट के जो ऑर्डर बेसिकली। द प्रेसिडेंट शैल नॉटविथस्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। यस, 5 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है जी, तो भी वो अपना ऑफिस होल्ड करके रखेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति चुन के नहीं आ जाता है। ठीक है जी। कोई भी रेजिग्नेशन जो एड्रेस किया गया है वाइस प्रेसिडेंट को अंडर क्लोज ए ऑफ द प्रोविजन टू क्लोज 1 शैल फोर्थ बी कम्युनिकेटेड बाय हिम टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है जी। बिल्कुल सही बात है जी। अभी तक देखो 52 के अंदर सीधा सिंपल क्या आ गया, राष्ट्रपति आ गया। ठीक है जी। 53 के अंदर उसकी एग्जीक्यूटिव पावर आ गई। 54 के अंदर सीधा क्या आ गया, उसका इलेक्शन आ गया है। 55 के अंदर उसका मोड आ गया है, टर्म 56 के अंदर आ गई है। ठीक है जी। एलिजिबिलिटी छोड़ दो, सिर्फ इतना याद रखो 57 के अंदर है, 7 और 5 12, दोबारा इसको चुनाव में लिया जा सकता, दोबारा इलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है जी। हमने कल कोई करा था ऐसा प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट, जो 2 बार चुना गया लगातार। वो तो अपने क्या बोलते हैं, पीएम थे, जो 5 साल, 5 साल से ज्यादा रहे। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति वीवी गिरी। ठीक हो गया, रखे जा सकते हैं। क्वालिफिकेशंस सीधा सिंपल कर लो, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है जी। 35 साल की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। इज क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, इसको अंडरलाइन कर लेना। लोकसभा का सदस्य चुनने लायक हो वो बंदा। ठीक है जी। 35 साल की एज हो। ठीक है जी। सिटीजन ऑफ इंडिया हो। ठीक है जी। अ पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस फॉर दो, इसको कंडीशंस ऑफ छोड़ दो उसको। ठीक है जी। ओथ एंड अफर्मेशन, अब राष्ट्रपति साहब को ओथ कौन दिलवाएगा। ठीक है जी। एवरी प्रेसिडेंट एंड एवरी पर्सन एक्टिंग एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट शेल बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट नहीं हो सकता तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल। ठीक है ना, उनकी मौजूदगी में ओथ और अफर्मेशन जो है होगी, किसमें, 60 के अंदर है, ध्यान रखना। चलो जी, ओथ अफर्मेशन किसमें होगी, 60 के अंदर हो गई है। ठीक है जी। इम्पीचमेंट आ जाओ, 61 के अंदर इम्पीचमेंट आ जाएगा। इसको रिमूव करने के लिए अगर मान लो राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन सौंपना, तो किसको सौंपेगा, उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। और उपराष्ट्रपति रेजिग्नेशन मिलते ही राष्ट्रपति का क्या करेगा, लोकसभा को कम्युनिकेशन भेज देगा कि भाई रेजिग्नेशन आ गया है। ठीक है जी। इसके अलावा क्या हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट साहब को, यस हटाया जा सकता है। कैसे, इम्पीचमेंट, महाभियोग चला के। ठीक है जी। किस लिए, कि वोलेशन कर दिया है जी किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है जी। प्रेफर किया जाएगा, किसी भी हाउस के अंदर बिल पास कर दिया जाएगा। क्या हो गया इसको, किसी भी हाउस के अंदर जो है ये मसौदा पेश किया जा सकता है। ठीक है जी। आगे आ जाओ, सीधा सिंपल 63 के ऊपर आ जाओ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 52 के अंदर प्रेसिडेंट सेम लैंग्वेज के साथ में वाइस प्रेसिडेंट साहब। ठीक है जी। द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है जी। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब क्या है, जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो बाय डिफॉल्ट, यस, राज्यसभा का सभापति बन जाता हो। स्पीकर तो लोकसभा में बोलते हैं इसको, चेयरमैन बोलते हैं इधर तो ये। सभापति। ठीक हो गया जी। हाँ, ठीक हो गया जी। चलो जी। एक्स ऑफिसियो किस में आ गया, 64 के अंदर आ गया। 63 और 64 दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाओ जी, द वाइस प्रेसिडेंट 65,
टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज इज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज। ठीक है जी, सिर्फ इससे याद कर लो। 66 के अंदर इलेक्शन आ गया। प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस में था? 54 में। मोड किस में था? 55 में। ठीक है जी। सीधा इलेक्शन किस में आ गया? 66 में। वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज सेम कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है जी। उसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज था प्रेसिडेंट में, वो कौन कौन उसके अंदर कौन कौन शामिल थे? उसके अंदर बेसिकली दोनों हाउसेज, राज्यसभा लोकसभा और जितनी विधानसभाएं हैं उनके मेंबर्स। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ संसद के मेंबर्स जो एमपीज हैं वो शामिल होंगे। इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में बाकी सारे विधानसभा जो स्टेट्स की इम्पीचमेंट में, इम्पीचमेंट करो इलेक्शन करो, इलेक्शन, हाँ इलेक्शन में, यस एमपीज एंड एमएलएज। ठीक है जी। जो अपना वाइस प्रेसिडेंट है उसमें सिर्फ एमपीज। द वाइस प्रेसिडेंट शेल नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है जी, हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव स्टेट। ठीक है जी। इसकी एलिजिबिलिटी कर लो। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सेम 35 की ईयर होनी चाहिए, डन। और राज्यसभा का मेंबर मनोनीत होने के लायक होना चाहिए। उसके लिए क्या थी राष्ट्रपति साहब के लिए? लोकसभा का मैम जो है वो मतलब इलेक्टेड होने के लायक लायक होना चाहिए। ठीक है जी। ये बस हम छोड़ दो इसको। टर्म वाइस प्रेसिडेंट शेल होल्ड ऑफिस 67 के अंदर टर्म आ गई 5 साल के लिए फ्रॉम द डेट ऑन विच एंटर्स ऑफिस। ठीक है जी। ए वाइस प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, ये अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन देगा? वाइस प्रेसिडेंट को। ए वाइस प्रेसिडेंट में by remove may be removed from his office by resolution of the council of the state, yes council of the state only, उसके resolution पर जो कि मेजोरिटी से पास होना चाहिए, of all the then members of the council and agreed to by the house of the people, but no resolution for this। बाकी कुछ ठीक है जी। अभी तक देखो हमने क्या पढ़ा मोटा मोटा। एक बार नंबर जरा कंफर्म करते हुए चलेंगे। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए 52, एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए 63, डन। एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है जी। ये इस तरीके से लिख देता हूँ पावर। यहाँ कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है तो कोई आर्टिकल नहीं है। ठीक है जी। 54 इलेक्शन, 55 मैनर ऑफ इलेक्शन। ठीक है जी। यहाँ पे सीधा 63 में ये आ गया। 64 के अंदर क्या? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। और विकास भी नहीं है ऑफ राज्यसभा। हाँ जी लाइब्रेरी में, चलो कोई बात नहीं। ठीक है जी। फिर सीधे आ जाओ 66 में इलेक्शन आ गया इसका। ठीक हो गया जी। 55 56 भी किया था हमने, 10 और आ गया, इसकी एलिजिबिलिटी आ गई। 57 के अंदर क्या दोबारा आ सकता है? 7 और 5 12 कर देता हूँ ताकि याद हो जाए आपको। 5 + 7 = 12। दोबारा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है दोबारा। क्या दोबारा कोई आया है? ठीक है जी। मजबूरी में वीवी गिरी। ठीक हो गया जी। चलो जी। इसके बाद हमने सीधा सिंपल 60 क्या? ओथ एंड अफर्मेशन। कौन करवाएगा ओथ एंड अफर्मेशन? सीजीआई। और अगर सीजीआई नहीं है तो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट का जज। ठीक है जी। 61 के अंदर इम्पीचमेंट का प्रोसेस बता दिया है। इम्पीचमेंट को हिंदी में बोलते हैं महाभियोग। किस बेसिस पर होता है? कि फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रीच कर दिया है किसने? प्रेसिडेंट साहब ने। ठीक है जी। आगे आ जाओ। फिर हमने अभी क्या पढ़ा है? 68 पढ़ लिया। चलो जी 67 पढ़ चुके हैं। टर्म्स आ गया 67 के अंदर। 69 के अंदर ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आ गया। 67 के अंदर क्या आ गया? सीधा सिंपल टर्म टेन्योर आ गया है और एलिजिबिलिटी आ गया है। 68 में क्या आ गया है? 69 सॉरी,
यस, ओथ एंड अफर्मेशंस। आओ जरा, इसको कौन ओथ दिलवाता है? एवरी वाइस प्रेसिडेंट शैल बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर दी प्रेसिडेंट साहब, ठीक है जी। या फिर अगर प्रेसिडेंट साहब नहीं आ सकते तो किसी को अपॉइंट कर देंगे अपने बिहाफ पे, ठीक है जी, जो उनको शपथ दिलवा देगा, ठीक है जी। आगे आ जाओ, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। 72 पे आ जाओ। पार्डन एसेट्रा की पावर किसकी? प्रेसिडेंट साहब की। द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन को 1 2 3 4 करके करते हुए लिखते चले जाना। पार्डन, रिप्राइव्स, रेस्पाइट, रेमिशन ऑफ द पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंसेस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंसेस। ठीक है जी। देखो बहुत सिंपल सिंपल है। कौन कौन सी पावर आ गई है? पार्डन की पावर आ गई है, उसके बाद रिप्राइव की पावर आ गई है, रेस्पाइट की पावर आ गई। मैं इनके मीनिंग के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना, ये हम कर चुके हैं बेसिकली। रेमिशन, रेमिशन अल्टरेशन होता है बेसिकली, किसको? पनिशमेंट को। और सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट, कम्यूट का मतलब भी कम करना होता है, किसको? सेंटेंस को। देखो जी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रकार की पावर है सेंटेंस को और पनिशमेंट को लेकर। ठीक हो गया ना? सेंटेंस हम समझते हैं भाई, कितना लंबा सेंटेंस मिला किसी को, पनिशमेंट क्या मिली, रिग्रेस मिली है या सीधा सिंपल कैपिटल पनिशमेंट मिली है, ठीक है ना, इस हिसाब से वो कर देते हैं। ठीक है जी। आगे आ जाओ जरा। वाइस प्रेसिडेंट को होती है ऐसी पावर? नहीं, ऐसी 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 कोई पावर नहीं होती। ठीक हो गया जी। हाल फिलहाल के करंट हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब कौन कौन थे? यस, मिस्टर जे धनखड़। हम्म, हाँ, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, ठीक है ना, अपने अपने प्रेफरेंसेस बताने के लिए बोल दिया गया है। चलो जी, आगे आ जाओ। लगे आप मोटा से एक बार काउंसिल भी कर लें क्या? काउंसिल भी कर लें क्योंकि पॉलिटी है, अपने एडी के में तो पूछा ही जा सकता है। देखो जी, सीधा सिंपल, ज्यादा अंदर नहीं जा रहे, कैबिनेट है 74। ठीक है जी, मंत्रिमंडल। सही। ये ध्यान रखना, ये जो मंत्रिमंडल है ये हमेशा करंट जीके में कराई जाती है, करंट नॉन स्टैटिक जीके, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। तो ये सबसे लास्ट में आपको तैयार करके, ठीक है जी, इंजेक्शन लगा के आपको एक नॉलेज का डोज देके उसके बाद भेजा जाएगा। ठीक है जी। अगेन, हेड कौन होता है, कौन प्रिजाइड करता है? पीएम साहब। ठीक है जी। क्या काम होता है कैबिनेट का? सलाह देना, सजेस्ट करना, किसको? प्रेसिडेंट को, क्योंकि उसी के नाम पे ही सारा का सारा काम होगा। इन दोनों के बीच में पुल का काम करेगा पीएम साहब। ठीक है जी। आओ जी, सीधा सिंपल 76 पे आ जाओ। 76 में क्या है? एजीआई, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देश का सबसे बड़ा बेसिकली वकील, ठीक है ना। अभी फिलहाल हमारा एजीआई कौन है करंट में, ठीक है ना, ये एक बार देख लेना, तुषार मेहता। ठीक हो गया जी। चलो जी, इनको कौन बनाता है? प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं, ठीक है जी। और प्रेसिडेंट साहब के प्लेजर पर ये काम करते हैं, यानी जब तक उनकी इच्छा होगी तब तक के लिए काम करेंगे। ये जो है सजेशन देते हैं लीगल पॉइंट्स के ऊपर गवर्नमेंट को।
ठीक है जी। और जब कभी भी इनको बोला जाता है कि आप पार्लियामेंट में आइए, ठीक है जी, और रिप्रेजेंटेशन दीजिए। सेंटर के खिलाफ कोई केस होगा तो रिप्रेजेंट ये करेगा। हाँ, इनको रिप्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाता है, ठीक है जी। हाँ, और सरकार के खिलाफ केस हो गया या करना है सरकार को केस, इन्हीं के बिहाफ पर ही करा जाता है, ठीक है जी। चलो जी, रिप्रेजेंटेशन का, हाँ, बस वोट का हक नहीं है। चलो जी, छोड़ दो बाकी को। लगे हाथ एक बार पार्लियामेंट में निपटा लेते हैं। रिवाइज कर लें एक बार। 52 मोटा मोटा प्रेसिडेंट, ठीक है जी। 53 एग्जीक्यूटिव पावर, 54 इलेक्शन, 55 मैनर, ठीक है जी। 56 टेन्योर, 57 दोबारा से आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ठीक है जी। 60 ओथ एंड अफर्मेशन, 61 इम्पीचमेंट, शाबाश, ठीक है जी। उसके बाद 63 वाइस प्रेसिडेंट साहब, सॉरी, हाँ, 64 एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद 66 वही इलेक्शन, ठीक है जी। 67 टेन्योर, ठीक है जी। 69 ओथ, ठीक है जी। 69 ओथ हो गया। और फिर अपना 70 वगैरह तो हमने कुछ किया नहीं था। फिर सीधा 72 किया हमने, क्या, पार्डन की पावर सिर्फ प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की नहीं, ठीक हो गई। फिर उसके बाद सीधा 74 कैबिनेट किया हमने। फिर उसके बाद सीधा 76 हमने एजीआई किया, ठीक है जी। अब सीधा आर्टिकल पे आ जाओ, 79, ठीक है जी। 79 में क्या बता रहे हैं, सीधा सिंपल कि देखो जी, एक पार्लियामेंट होगी देश के अंदर। उस पार्लियामेंट के बेसिकली तीन कंपोजिशन, तीन के हिसाब से होगी। ऊपर प्रेसिडेंट, नीचे दो हाउसेस, पहले अपर हाउस, फिर लोअर हाउस। अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, ठीक है जी। 1 2 3, इस हिसाब से इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है जी। आगे आ जाओ। 80 के अंदर सीधा राज्यसभा की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। क्या बोल रहे हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट शैल कंसिस्ट, सिंपल, कितने, कि जो 12 मेंबर रहेंगे। फिलहाल कितने हैं राज्यसभा में हमारे पास, हाँ, 250, ठीक है जी। इनमें से 12, ठीक हो गया जी, वो नॉमिनेट करे जाएंगे। क्या क्या कहता है, मनोनीत, यस, मनोनीत या मनोनीत, मनोनीत, प्रेसिडेंट साहब के द्वारा, हाँ जी, ठीक है जी। और बाकी बचे हुए कितने बच गए, 250 में से 12 गए, 238, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आएंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आते हैं, ठीक है ना। इनको मनोनीत किया जाता है राज्यों के द्वारा। चलो जी, हो गया जी। ये जो 12 मेंबर हैं, ये साल सा इनका देखा जाता है, कहाँ गया, SLSA, ठीक है जी। सोशल सर्विस, ठीक है जी। L4 इनका लिटरेचर में ज्ञान इनका। दूसरा S साइंस का, A का आर्ट का। देखा हो, बॉलीवुड से निरे आर्टिस्ट बैठे हैं, इनका कोई काम नहीं है बेसिकली, वो बैठ के सिर्फ दिमाग ही खराब करते हैं पूरे देश का, ठीक है जी। आ जाओ जी अब जरा 81 पे आ जाओ। आर्टिकल 81 क्या है, लोकसभा। लोकसभा में क्या बता रहे हैं, 331 के हिसाब से देख लेंगे, वही एंग्लो इंडियन है 331 में। हम्म, ठीक है ना, एंग्लो इंडियन, क्योंकि दो एंग्लो इंडियन की अभी भी अनिवार्यता है, ठीक है जी। ये पता नहीं कब खत्म करेंगे, पता नहीं क्या जरूरत है एंग्लो इंडियंस की, वी डू नॉट नीड एनी एंग्लो इंडियन टू डिक्टेट अस एनीमोर। चलो जी, कोई बात नहीं। कितने, 530, 530 मेंबर्स, ठीक है जी। चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, ये आएंगे सीधा डायरेक्ट इलेक्शन से, है ना। जब देश के अंदर बेसिकली पीएम चुनने के लिए इलेक्शन होता है, एमपीज के इलेक्शन होते हैं, 530 सीटों के लिए चुनाव लड़े जाते हैं, ठीक है जी। और
20 मेंबर से ज्यादा नहीं, ये यूटी से आएंगे, ठीक है ना। किस मैनर में? उस मैनर में आएंगे जिस मैनर में पार्लियामेंट सजेस्ट करेगी, ठीक है ना। एक बार ये नहीं है अपना अनुपम खेर, एक वो उसकी वाइफ है थोड़े से मुंह वाली, पता नहीं कौन है वो खैर खैर खेर, वही अनुपम खेर की वाइफ है वो। ये वो रियलिटी शोज नहीं उनको जज भी करती है, जिसने वो बोल दिया था। हाँ यस, किरण खेर। हाँ, जिसने वो उल्ट उठ पटांग सी स्टेटमेंट दे दी, फिर वो, फिर ये पहले तो निकाल देते मुंह में से, फिर ये माफी मांगते हुए फिरते हैं। ठीक है जी, ये अपना, ये जो अपना यूटी, चंडीगढ़ यूटी, ठीक है ना, ट्राई सिटी अपनी, उसमें से चुन के आई थी और इसको बिठा दिया था वहां पार्लियामेंट। ठीक है जी, डन हो गया। आगे आ जाओ जी, छोड़ दो, सेटलमेंट छोड़ दो। 83, आर्टिकल 83 में क्या है, मोटा मोटा याद करते हुए चलना अपने को। यस, ड्यूरेशन। देखो जी, मोटा मोटा 5 साल के लिए होती है, ठीक है जी। बट क्या उससे पहले भंग हो सकती है? यस, भंग हो सकती है। बहुत बड़ा रीजन होता है अविश्वास प्रस्ताव। अगर अपोजिशन ने अविश्वास प्रस्ताव अगर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब इसको अपना बहुमत प्रूव करना ही पड़ेगा इसके, ठीक है जी। अगर नहीं प्रूव कर पाया तो भंग हो जाएगी। जैसे ही लोकसभा भंग होगी, वैसे ही कैबिनेट भंग हो जाएगी, ठीक है जी। अन्यथा तो हर 5 साल में होनी ही होनी है, ठीक है जी। इसके अलावा चाहे प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिजाइन करे ना, सॉरी, चाहे उसको कोई, उसका लेट्स से एसेसिनेशन हो जाए या डेथ हो जाए, सॉरफुल डिमाइज हो जाए उसका, तो कुछ नहीं होता है लोकसभा को, ठीक है ना। हाँ, अगर वो रिजाइन कर देता है तो अपनी कैबिनेट जो है वो स्वतः भंग हो जाती है, सिर्फ कैबिनेट भंग होगी, लोकसभा चलती रहेगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसी की ये इसी की टीम होती है प्राइम मिनिस्टर की। सिंपल, सिर्फ हेडिंग से कर लो, आर्टिकल 84, ठीक है जी। ये क्या है? क्वालिफिकेशन है, किसकी? एमपीज की, ठीक है जी। मोटा मोटा एक बार देख लिया जरा इसको, एक बार सीधे से देख लेते हैं इसमें से। इसको निपटा देते हैं अभी थोड़ी देर में, और आज का जो है उसको आगे बढ़ा देते हैं। हम्म। ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन टू फिल अ सीट इन द पार्लियामेंट अनलेस, जब तक कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया ना हो, ठीक है जी। मेक्स सब्सक्राइब बिफोर सम पर्सन अथोराइज्ड बाय इन दैट बिहाफ बाय द इलेक्शन कमीशन एन ओथ और अफर्मेशन, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द फॉर्म जो भी सेट आउट किया गया है थर्ड शेड्यूल के द्वारा। इन द केस सीट ऑफ काउंसिल ऑफ द स्टेट, यदि वो काउंसिल ऑफ द स्टेट के लिए अपने आप को कंटेस्ट कर रहा है या फिर अपने आप को एलिजिबिलिटी दिखा रहा है, तो उसकी एज जो है नॉट लेस देन 30 ईयर्स होनी चाहिए, 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर वो लोकसभा के लिए कर रहा है फाइट, तो 25 ईयर्स का जो है एज होना चाहिए। जरा चेक करना, सबसे कम एज का जो अपना एमपी है, किसका? लोकसभा का ना, राघव चड्ढा ने। सूर्य, सूर्य है, बड़ा अच्छा स्पीकर है वो, बहुत अच्छा बोलता है वो। प्रवक्ता, स्पीकर प्रवक्ता, कभी वो सोचोगे भी लोकसभा का स्पीकर। हाँ जी, पोजेस सच अदर क्वालिफिकेशन, जो भी दूसरी क्वालिफिकेशन जो कि प्रेस्क्राइब की गई है इस बिहार पर पार्लियामेंट के द्वारा, वो सारी की सारी क्वालिफिकेशन ये पोजेस करता हो, ठीक है जी। आगे आ जाओ, 84 हो गया है। चलो जी, यस, सेशंस देख लेते हैं एक बार। अभी कौन सा सेशन चल रहा है? मानसून सत्र चल रहा है अभी। अब जो है शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा थोड़े दिनों में। ग्रीष्मकालीन सत्र जो भी है वो अपना बजट, बजट भी कौन से सत्र में आता है वो एक बार कर लेना, जरा कर दो। देखो जी, 85 में सेशंस आ गए हैं, देखो जी, 85 से लेकर और 87 तक, ठीक है जी, सेशंस की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। 85 के अंदर जब प्रेसिडेंट साहब जो बुलाते हैं सेशन,
ठीक है ना। अगर प्रेसिडेंट साहब आएंगे तो दोनों सदनों को आना पड़ेगा। ठीक है जी। ये जनरली कब होता है, जब नई लोकसभा गठित होती है। फोन बज रहा है शायद आपका। हाँ, ठीक है जी। और दूसरा, जब भी नया साल शुरू होता है, नया सेशन, नया साल का पहला सेशन, वो ज्वाइंट लगेगा, वो प्रेसिडेंट साहब बुलाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद 86 के अंदर क्या है, मैसेज के थ्रू बुला लेंगे, है ना। कई बार जरूरी हो जाता है कि वो सबको मैसेज पहुंचा दिया जाता है, आ जाओ भैया एक बार आओ ज्वाइंट सेशन लगा लेते हैं। ठीक है जी। अगर 87 के थ्रू बुलाया जा रहा है तो ये ध्यान रखना, ये स्पेशल सेशन है। ठीक है जी, बस इतना काफी है। आओ जी, पार्लियामेंट का ही आगे आ जाओ। किसकी बात कर रहे हैं, चलो। अपर हाउस, लोअर हाउस, लाइन खींच देते हैं। राज्यसभा के लिए आर्टिकल 89 से शुरू हो जाता है। द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट। यस। राज्यसभा में कौन होगा, सभापति, उपसभापति, मोटा मोटा कर लेते हैं। सभापति कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट साहब। ठीक है जी। उपसभापति, राज्यसभा चुन लेती है अपने लिए, जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उसमें से अपने लिए चुन लेती है। ठीक है जी। बस वो नॉर्मल से है कि भाई मान लो ये छुट्टी पे चला जाए तो ये काम कर लेगा। ठीक है जी, इस हिसाब से बस होता है, वो कुछ नहीं होता। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। आ जाओ 93। कौन सा, लोकसभा के लिए। इसके अंदर कौन होते हैं, इसके अंदर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। ठीक है जी। इन दोनों का चुनाव जो अपनी लोकसभा है वो मिलकर कर लेती है। ठीक है जी। चलो जी, ध्यान रखो जब रेजिग्नेशन देने की बात आएगी तो सिर्फ ये वाला जो है, ठीक है ना, इसका थोड़ा सा अलग है। जो अपने वाइस प्रेसिडेंट साहब है, ये प्रेसिडेंट साहब को अपना रेजिग्नेशन सौंपेंगे। वरना उपसभापति सभापति को अपना रेजिग्नेशन सौंपेगा। ठीक है ना। और सभापति अपना प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन सौंपेगा। ठीक है जी। और कम्युनिकेशन इसको करेगा, ये कम्युनिकेशन इधर कर देगा। ठीक है ना। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन सौंपेगा, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन सौंपेगा। हम्म, सीधा सिंपल आ जाओ। आर्टिकल 98, सचिवालय। बस याद रखो सेक्रेटरीट कहाँ है, 98 में। बिना सेक्रेटरीट के काम नहीं होगा। ठीक है जी। और इनकी ओथ कहाँ हो रही है, 99 में हो रही है। ठीक है जी, आगे आ जाओ। पावर्स एंड प्रिविलेजेस जो इंपॉर्टेंट आ जाएगा, आर्टिकल 105। ठीक है जी, छोड़ दो इसको। बस याद रख लो, 109 में स्पेशल प्रोसीजर बताया गया है किस चीज का, मनी बिल के केस में। ठीक है जी। मनी बिल की डेफिनेशन 110 में है। ठीक है जी। ये भी इंपॉर्टेंट है, 111 प्रेसिडेंट साहब की असेंट की बात हो रखी है।
जिस एसेंट को लेने के लिए सारा का सारा ये मनोरथ रचा गया है। ठीक है जी। चलो जी, 112 में सेंट्रल बजट है, देश का बजट। ईयरली होता नहीं। ठीक है, ठीक है, बस इतना काफी है इसमें। यस, मोटा मोटा 121 आर्टिकल। ठीक है ना। कुछ रिस्ट्रिक्शन है पार्लियामेंट में, जो है पर्टिकुलर काम के लिए हम बहस नहीं दे सकते अपनी, जैसे कि किसी जज का कंडक्ट। ठीक है जी। और ऐसे ही वाइस वर्सा 122 है, जो कोर्ट है वो भी दखल नहीं देगी पार्लियामेंट की कार्रवाई में। हाँ जी, है ना, दोनों एक दूसरे से अलग कर दिए 121 122 में। देखो हेडिंग देखो, कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। कुछ भी प्रोसीडिंग चल रही हो पार्लियामेंट के अंदर ना, कोर्ट का कोई दखल नहीं है उसके अंदर। हाँ। बिहार का कोई एमपी है, उसको मिसबिहेवियर पे उन्होंने बर्खास्त वगैरह कर दिया होगा, तो फिर वो हाई कोर्ट वगैरह में, मतलब ये इनको तो ये है ना कि इस इमेज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते पार्लियामेंट, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने वो कराया, क्या कराया, उसको वापस से उसमें करा दिया, जो भी सजा वगैरह दी थी उसको। लेकिन उसके लिए बट ये देखना, देखो पार्लियामेंट की जो संसदीय जो कार्यवाही होती है सिर्फ उसके विषय में, मान लो इसके अलावा संसद के कुछ नहीं, हाँ सिर्फ जो उसको सजा मिली थी ना, उसके उस पे उसने, वरना ये ध्यान रखना, अब यूं नहीं है कि मान लो कोई एमपी है और वो उसने रेप कर दिया, उसने मर्डर कर दिया, तो उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये कोई संसदीय कार्रवाई नहीं है, इसके लिए तो कार्रवाई बैठेगी उसके ऊपर, वैसे एमपी है। हाँ, ठीक है ना। संसदीय जो कार्यवाही सिर्फ उसके विषय में कह रहा हूं, है ना। ये संसद के अंदर बैठ के एक दूसरे को गालियां दे देते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही धक्का मुक्की हुई थी, एक अपना एमपी जो उतरा वो घायल हो गया, सबसे गरीब एमपी है वो। सर 142 में कर सकते हैं ना। ये 121 122 सिर्फ इसीलिए, देखो 121 22 एक साथ लिखे हुए। क्या कह रहा है पार्लियामेंट 121 में, कि भाई हम तेरे यहाँ दखल नहीं देंगे, 122 में फिर वहां से कंफर्मेशन ले, तू हमारे यहाँ दखल मत दिए। ठीक हो गया। हाँ, वो कई बार वो एक आधा कोई जज जो होता है वो ज्यादा वो कहा जाता है। ठीक है ना। फिर अभी अपने वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कितना बढ़िया बोला कि इनको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। अभी वो तो कानून के जानकार थे। ठीक है जी। उधर से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के भी कान खड़े थे। ठीक है जी। आनंद फानन में जो उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को जो भी आदेश दिए थे, ठीक है जी, वो वापस ले लिए। ठीक है जी, वापस ले लिए। ये बनता ही नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तमिलनाडु के वाले केस में नहीं, नहीं वो एक्ट के केस में था कि आप जो है इसको रख के नहीं बैठ सकते, आपको ये पास करना पड़ेगा, या तो पास कीजिए नहीं तो वापस कर दीजिए। प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि ये कौन होते कौन है। ठीक है जी। वो तो अब आपने बेसिकली कि अपने वाइस प्रेसिडेंट साहब ने रेजिग्नेशन डाल दिया, वरना मेरे को तो सच में बहुत उम्मीदें थी इनसे, बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। अरे ये बंदा कर सकता था। ठीक है जी। आर्टिकल 123 अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। ठीक है जी। अध्यादेश कब आता है, जब कोई भी हाउस, ठीक है जी, सेशन में नहीं है और कोई एक्ट पास करना जरूरी हो जाता है। जैसे ये 370 हटाने की कार्रवाई करी गई थी। ठीक है जी। जैसे ये 2013 और 2018 ये जो रेप लॉज को अमेंड किया गया था, देश के अंदर बहुत भारी विरोध था। ठीक है ना। तो आनंद फानन में क्या है, अब देखो कई बार ऐसा हो जाता है कि पार्लियामेंट को एक बार काम करके दिखाना भी पड़ जाता है कि देखो एक्टिंग कर रहे, देखो हम काम कर रहे हैं, देखो। ठीक है ना, ये करके दिखाना पड़ जाता है। तो ये बेसिकली उसके लिए सही, मोटा मोटा कितना कर लिया था हमने,
72 के अंदर पार्डन की पावर आ गई थी, 74 में कैबिनेट, 76 में एजीआई, ठीक है जी, 79 के अंदर पार्लियामेंट होनी चाहिए, ठीक है जी, 80 के अंदर राज्यसभा, 81 के अंदर लोकसभा, ठीक है जी, 83 के अंदर ड्यूरेशन, 84 में इनकी क्वालिफिकेशन, 85 में इनके 85 से 87 इनके सेशंस, 85 के अंदर जो जनरल सेशंस होते हैं वो, 86 के अंदर उससे मैसेज से, ठीक है जी, 87 में स्पेशल, स से 87, स से स्पेशल मैसेज 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 के, ठीक है ना। जनरल समझ तो ध्यान रखो, समन ही जाते हैं बेसिकली जनरल, 85 के अंदर जाएंगे वो, ठीक है जी। हाँ जी, पार्लियामेंट आ गया, ठीक है जी, ये सभापति उपसभापति के लिए ये 89 में है, ठीक है जी। जब हम राज्यसभा की बात करेंगे तो सभापति उपसभापति, और जब हम लोकसभा की बात करेंगे तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर, ठीक है जी। स्पीकर डिप्टी स्पीकर एक दूसरे को अपना रेजिग्नेशन देंगे, यहाँ अपना सभापति उपसभापति, सभापति अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देगा, उपसभापति अपना रेजिग्नेशन उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है जी। फिर सीधा हम सेक्रेटरीट, सिर्फ ये नंबर से याद करने के सेक्रेटरीट होता है, ठीक है जी। या आप दिल्ली में जाओगे, दिल्ली में तो एक मेट्रो स्टेशन भी है सचिवालय, ठीक है ना। हाँ, ये ऊपर जाओगे ना तो बेसिकली क्या है, पार्लियामेंट के बेसिकली सचिवालय होते हैं, और जो बड़े बड़े ऑफिस बहुत वीआईपी है। हाँ वो सारा, बिल्कुल वहां पे पोल्यूशन भी कम है, वो दूसरी दिल्ली से अलग है, जनरल दिल्ली से। इनकी ओथ 99 में है, ठीक है जी। 105 में क्या है, सिंपल प्रिविलेजेस इनकी, भाई एक दूसरे का चाहे सिर फोड़ दें पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है जी, कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है जी। 109 में स्पेशल प्रोसीजर है किसका, मनी बिल के लिए, जिसकी डेफिनेशन 110 में है, असेंट जो है प्रेसिडेंट 111 के अंदर देता है, 112 में देश का बजट है, ठीक है जी, 121 में ना पार्लियामेंट उसको जुडिशरी को कुछ कहेगी, ना जुडिशरी पार्लियामेंट को कुछ कहेगी, ठीक है जी। 123 के अंदर ऑर्डिनेंस आ गया, सीधा सिंपल डन। ये आपका इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट खत्म हो गया, इसी के अंदर ही प्रेसिडेंट, इसी के अंदर ही पीएम जो है वो खत्म हो चुका है। आओ जरा आज की इंपॉर्टेंट जो है, जो आज करवाना था उसको एक बार देख लेते हैं। हाँ जुडिशरी वगैरह इसको कल निपटाऊंगा, आज एक बार ये देख लेते हैं। आओ जरा देखो जी, ये आपकी ऐप के ऊपर आपको ये डॉक्यूमेंट मिल गया है, ठीक है ना। ये क्या है, ओथ्स एंड रेजिग्नेशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस, ठीक है जी। सबसे पहले नंबर पे पोस्ट है, फिर ओथ किसके सामने हो रही है और रेजिग्नेशन किसको जा रहा है, ठीक है जी। एक बार थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा, करेक्ट। इसमें वो नहीं है कि हाँ ये ड्रॉ, हाँ जी। प्रेजेंट किसके सामने उतरेगा, सीजीआई के सामने, अगर सीजीआई नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज रहेगा, ठीक हो गया। कौन से आर्टिकल में पढ़ा था हमने, 60 में, हाँ ठीक हो गया जी। चलो जी, अपना रेजिग्नेशन किसको, वाइस प्रेसिडेंट को सौंपेगा, ठीक है जी। ये हमने वो टेन्योर वाले में पढ़ा था, कार्यकाल वाले में पढ़ा था। ये कौन सा था, 50 क्या ना प्रेसिडेंट, 50 मैनर 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 56, हाँ उसमें लिखा हुआ। चलो जी, वाइस प्रेसिडेंट किसको, कौन वो दिलवाएगा वाइस प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट साहब वो दिलवाएंगे, अगर प्रेसिडेंट साहब नहीं है तो फिर कोई भी बंदा मेंबर, यस ठीक है जी। ये किस में था, 69 में, ठीक हो गया जी। रेजिग्नेशन किसको सौंपेगा, प्रेसिडेंट साहब को, ठीक है जी। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये हमने पढ़ा नहीं है तो एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं, ठीक है जी। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को शपथ कौन दिलवाएगा, प्रेसिडेंट, और अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो कोई भी बंदा नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है जी। किसको रेजिग्नेशन सौंपेगा, प्रेसिडेंट को। सीजीआई, अपना सीजीआई देश का गवर्नर, सीजीआई हाई कोर्ट के सामने शपथ लेगा, अगर वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट मेंबर, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है जी। रेजिग्नेशन किसको सौंपेगा, प्रेसिडेंट को सौंपेगा। ये ध्यान रखना, इस डॉक्यूमेंट में से एक क्वेश्चन पक्का है। हाईकोर्ट के जो जज होते हैं इनको अपॉइंट करने का काम तो प्रेसिडेंट करता है, मतलब शपथ दिलाने का काम, वैसे हाँ शपथ दिलाना, ध्यान रखना। अपॉइंटमेंट में तो फिर वो भी आ जाता है कि नोटिफिकेशन या फिर इनकी पोस्ट कौन जो है वो करता है, ठीक है जी। वो तो सारा जुडिशरी का लेना है। एमसीक्यू के क्वेश्चंस थे सर, उनमें आंसर ये दिया हुआ था कि प्रेसिडेंट, फिर बाकी सारे तो ऐसे ही समझ में आ जाता है कि प्रेसिडेंट ने दिया। ओथ की बात कर रहा हूँ, ओथ के बारे में लिखा है ये, ठीक है ना। आओ जी, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है ना, प्रेसिडेंट साहब, सही। रेजिग्नेशन डालने की जो भंग भूंग होना है, इनको तो वैसे ही हटा देते, इनको रेजिग्नेशन डालने की जरूरत नहीं होती, इनका तो हर 6 महीने ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। ये लो जी, ये पता नहीं कैग में ये क्वेश्चन मार्क क्यों हो गया, इस क्वेश्चन मार्क को मत करना। कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल किसको, द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो कोई भी बंदा,
ठीक है ना। अब ये क्या है, प्लेजर के ऊपर काम करते हैं, तो इनको बेसिकली क्या है, रेजिग्नेशन डालने की जरूरत नहीं होती। प्रेसिडेंट की जब तक इच्छा है जब तक काम करो, जब प्रेसिडेंट की इच्छा नहीं है तो आप इस तरीके से हो जैसे आप काम कर ही नहीं रहे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है जी, प्रेसिडेंट ओथ दिलवाता है। इनको अपॉइंटमेंट कौन दिलवाता है एमपीज को? यस, लोकसभा वालों को लोग चुनते हैं, राज्यसभा वालों को मनोनीत किया जाता है। ओथ दिलवाने का काम किसका? ठीक है ना। जब हम लोकसभा की बात करेंगे तो रेजिग्नेशन डालने की जरूरत नहीं है, ये भंग हो जाती है। और ये जैसे स्टेट और ये सब ना दे रखा हो कि इलेक्शन के थ्रू ऑप्शन में ना हो और खाली प्रेसिडेंट ऑप्शन में हो, बाकी तो फिर प्रेसिडेंट ही लगाओगे, लगाना पड़ेगा। फिर प्रेसिडेंट लगाओगे। कई जैसे कई हाँ करते हैं, वगैरह के पेपर्स कई, हाँ कई स्टेट जो हैं, कई पीसीएस जो हैं, कमीशन जो हैं वो करती हैं बदमाशी। हाँ। अगर ये देखो राज्यसभा का है तो ध्यान रखना रेजिग्नेशन का सवाल ही नहीं है, ये परमानेंट होता है उसी। ये थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसी से चला लें, मोटा ही नहीं। हाँ जी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए गवर्नर दिलवाएगा जो स्टेट के अंदर बैठे होते हैं, ठीक है जी, इनका भी वही सिस्टम है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिन स्टेट के अंदर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है सिर्फ उन स्टेट की बात हो रही है, ठीक है ना। अगेन गवर्नर, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, यस गवर्नर, गवर्नर नहीं है तो कोई बंदा दूसरा, ठीक है जी। रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट साहब को। स्पीकर ऑफ लोकसभा, सीधा सिंपल, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। डिप्टी आना था यहाँ पे, इसको टेक को काट के डिप्टी कर लेना। डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, किसको? प्रेसिडेंट को। डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये स्टेट में भी और सेंटर में भी ऐसे ही चलेगा। चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक हो गया जी। कमिश्नर मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी, ठीक हो गया जी। ये प्रेसिडेंट को सौंपेंगे अपना, हाँ प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे, ठीक है जी। जो अपना ये पब्लिक सर्विस कमीशन के हैं, ये अपना राज्य वाले, ये गवर्नर साहब को। इनको हटाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये कोई परमानेंट, ये कोई टेस्ट दे के बनता है उसके लिए नहीं, ये प्लेजर पे ही काम करते हैं, ठीक है जी। इनका बेसिकली क्या है, इनका कमीशन है, इनकी कमेटी बनाई जाती है। हाँ जी, एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है और उसी के प्लेजर पे काम कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल, गवर्नर अपॉइंट कर रहा है और गवर्नर के प्लेजर पे ये काम कर रहे हैं। हाँ एडवोकेट जनरल स्टेट को कर रहा है, एजीआई देश को कर रहा है, ठीक हो गया। सिंपल है, ध्यान रखना इसमें से एक क्वेश्चन डन है, ठीक है ना। ये टेक को हटा के टेक की जगह डिप्टी कर लेना, ठीक है ना, ये रह गया उसमें। आएंगे आएंगे आएंगे, ठीक है जी। चलो जी, और आ जाओ, सोर्स हमने कर लिया, मोटा मोटा देख लो। देखो जी, बहुत रैंडम क्वेश्चन आ जाता है और बड़ा गुस्सा आता है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन तो यही कर लो पहले, जो नीचे लिखा हुआ है, जो 1 रुपए का सिक्का या फिर 1 रुपए का जो नोट है उसको कौन इशू करता है? उसको आरबीआई इशू करता है, ठीक है जी। और उसके ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। एक सेकेंड, ये देखो जी, फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं सिर्फ 1 रुपए के करेंसी नोट और उसके कॉइन्स जो होते हैं, ठीक हो गया। कौन इशू करता है? आरबीआई स्वयं इशू करता है, ठीक है जी। 10 रुपए का जो नोट है, बाकी इशू तो आरबीआई ही करता है, ठीक है ना। बट ध्यान रखना इन सभी के ऊपर किसके साइन होते हैं? गवर्नर ऑफ आरबीआई के होते हैं, ये देखो साइड में लिखा है, बट रेस्ट ऑफ द करेंसी नोट्स आर साइंड बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई। हाँ ये स्पेसिफिक पूछ लेते हैं, ठीक है ना। और ये रैंडम बहुत आता है क्वेश्चन, ठीक है जी। 10 रुपए के नोट के ऊपर इनक्रिप्टेड फोटो क्या है? कोणार्क के सूर्य मंदिर है इस पे, कहाँ है? उड़ीसा में। कलर कैसा है 10 रुपए के नोट का, नए नोट का? चॉकलेट ब्राउन है। 20 रुपए का जो नोट है उस पे कौन है? एलोरा केव्स, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है जी।
कलर कैसा है, ग्रीन एंड येलो। 50 रुपए का नोट, हम्पी चैरेट, रथ है चैरेट का मतलब, ठीक हो गया, कहाँ, कर्नाटक में। ये क्या है, फ्लोरेसेंट ब्लू, ये बेसिकली ये फ्लोरेसेंट ब्लू, थोड़ा फूल जैसा नीला कलर, ठीक हो गया जी। 100 रुपए का रानी की वाव, बावड़ी बोलते हैं इसको, ये गुजरात का है, गुजरात के अंदर है ये, ठीक है जी। लेवेंडर कलर है, लेवेंडर कलर थोड़ा सा, अगर देखो इसके अंदर होगा तो मैं बताता हूँ आपको। इसका थोड़ा सा डार्क होता है, ये होता है लेवेंडर कलर, ठीक है ना। देखो 100 के नोट पे यही होगा, थोड़ा 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 डार्क डार्क सा है। 500 रुपए का जो नोट है उसके ऊपर नेशनल फ्लैग और लाल किले का फोटो है, ये कहाँ है, दिल्ली में। इसका कलर क्या है, स्टोन ग्रे। 200 रुपए का नोट के ऊपर सांची स्तूप है, कहाँ है ये, एमपी में। इसका कलर कैसा है, ब्राइट येलो, है ना। हम उसको बेसिकली कैसा कलर बताऊं, ऑरेंज ऑरेंज सा, बट ये ध्यान रखना ऑरेंज कलर को मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जो अपना ऑरेंज कलर होता है, ध्यान रखना उसको, जब हम इंग्लिश और इंग्लिश पीपल्स की बात करते हैं तो हम इसको एम्बिग्युअस कलर बोलते हैं, ठीक है जी। ऑरेंज तो फ्रूट होता है, ऑरेंज को कलर थोड़ी ना होता है, ठीक हो ना। तो इसको हम कैसा बोलते हैं, एम्बिग्युअस, मतलब पता ही नहीं है कि ये कलर है क्या, ये येलो है, ये लाल है, ये नारंगी है, ये सूरज है, कैसा कलर है। हाँ ठीक है ना। तो ध्यान रखो, इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ये देख लेना, ठीक हो गया। मेरे हिसाब से याद हो ही जाएगा। 10 रुपए के नोट पे कौन है, कोणार्क सूर्य मंदिर है। 20 रुपए पे कौन है, एलोरा केव है। 20 रुपए की टिकट पे आप एलोरा केव जा सकते हैं, ठीक है जी। 50 रुपए की टिकट देके हम हम्पी में रथ पे चढ़ सकते हैं, ठीक है जी। 100 रुपए की टिकट देके रानी की जो बावड़ी है उसमें हम जाके स्नान कर सकते हैं। 200 रुपए पे हम एमपी जाना है तो भाई हम वहां पे जा सकते हैं, कहाँ पे, सांची स्तूप पे दर्शन कर सकते हैं। 500 रुपए में लाल किले और झंडा फहरा सकते हैं, ठीक है ना। स्टोन ग्रे कलर ध्यान रखना, डन है। ये ध्यान रखना, 1 रुपए का जो करेंसी नोट हुआ है या फिर सिक्का हुआ है, आरबीआई ही इशू करती है। सारे नोटों सारे सिक्कों को आरबीआई ही इशू करती है, लेकिन 1 रुपए वाले को फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करता है और बाकियों को गवर्नर ऑफ आरबीआई साइन करता है। हाँ, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर सबसे बड़ा आईएएस। मतलब ये आरबीआई डिपार्टमेंट का बोल दिया नंबर कोई। हाँ हाँ, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से तो आता है। आरबीआई का यूं थोड़ी ना है कि रैंडमली आज इस बार जो इस महीने छाप दो 50,000 करोड़ नोट छाप दो, ऐसे नहीं। ये कौन बताता है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट बताता है, ठीक हो गया जी। चलो जी, इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये अभी डाला मैंने, ठीक है ना। एक बहुत बढ़िया मेरे को ये डॉक्यूमेंट मिला है एनसीईआरटी का, एक बार इसको देख लेना, अगर देखना चाहो तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट क्या है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन है सिंपल, बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट मेरे को लगा ये, ठीक है ना। इस पे कोटेशन है अपने फर्स्ट प्रेसिडेंट साहब की, रिमेंबरिंग के पॉइंट भी है, ठीक है। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक्सप्लोर करने का क्या है इसके अंदर, ठीक है जी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम कर उस हिसाब से बनाया गया, एक बार देख लेना इसको, अच्छा है डॉक्यूमेंट। ओथ अफर्मेशन हो गया। चलो जी, शेड्यूल के अंदर एक बार लैंग्वेज देख लेते हैं कौन कौन सी है, ठीक है। लैंग्वेज से एक क्वेश्चन पक्का है, ये सीधा सिंपल आपका शेड्यूल 8 है, ठीक है जी। कितनी लैंग्वेज है टोटल, 22, ठीक है ना। ए से लेकर यू तक की लैंग्वेजेस हमारे पास, ठीक है जी। असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है ना। और ये कब कब शामिल हुई है, ठीक है जी। देखो, ये देखो कितनी सारी हैं ये। 19 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 19 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। देखो, जो 2003 की जो अमेंडमेंट थी उसमें 4 लैंग्वेज आई, कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, ये क्या हो गया, मैथिली, संथाली। संथाली लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। संथाल ट्राइब की लैंग्वेज है, जिस ट्राइब से हमारे पास फिलहाल कौन है, हमारी राष्ट्रपति साहिबा है, ठीक है ना, उड़ीसा के अंदर पाई जाती है, ठीक है जी। फिर इसके बाद जो है दूसरी जो इंपॉर्टेंट है, दूसरे कलर से कर देता हूँ मैं, 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट,
71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 3 लैंग्वेज आई है 1992 में। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाल। ठीक हो गया जी, डन। बाकी तो ये अलग अलग है। ठीक है जी। ये कौन सा आ गया? 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967। ठीक है ना। सबसे पहली लैंग्वेज जो है, जो इसके अंदर ऐड हुई है ओरिजिनल लैंग्वेजेस के अंदर, वो सिंधी है। ठीक हो गया, डन है। ये सिंपल आपका शेड्यूल 8 है। सही। इसके साथ साथ में, इसके साथ साथ में हम कर लेते हैं स्टेट्स और उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज, जिससे थोड़ा सा शेड्यूल 8 जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाए, थोड़ा सा मतलब याद हो जाए अपने। देखो जी, दिख रहा है नहीं? हिमाचल प्रदेश की लैंग्वेज हिंदी, पंजाब गुरमुखी, हरियाणा हिंदी, उत्तराखंड हिंदी एंड संस्कृत, उत्तर प्रदेश हिंदी उर्दू, राजस्थान हिंदी, गुजरात गुजराती हिंदी, मध्य प्रदेश हिंदी, महाराष्ट्र आजकल इशू चल रहा है मराठी, गोवा कोंकणी इंग्लिश, छत्तीसगढ़ के अंदर हिंदी छत्तीसगढ़ी, उड़ीसा उड़िया, झारखंड हिंदी, बिहार हिंदी, पश्चिम बंगाल है ये गलत लिख दिया उसने। वेस्ट बंगाल है, बंगाली इंग्लिश, असम आसमी बोडो, अरुणाचल प्रदेश इंग्लिश, नागालैंड इंग्लिश, मणिपुर मणिपुरी, नागालैंड था ये, नेहलम क्या आ गया, बहुत गलतियां कर रखी है यार। ये नागालैंड है, इंग्लिश, मिजोरम मिजो और इंग्लिश। हाँ, वहां पे बेसिकली बहुत सारे मिशनरीज घुस गए हैं, तो अभी से नहीं, वो बेसिकली बहुत पहले से हैं। यहाँ तो अपना वो अपना जमा नहीं पाए, ठीक है ना, तो वो कहाँ जंगलों के अंदर घुस गए, है ना। क्रिश्चियनिटी इज लाइक संधिसुधा, जो सिर्फ वो सेलिब्रिटी के गोडों पे असर करती है, तो ऐसी जो ये क्रिश्चियनिटी है वो सिर्फ गरीब और मजलूमों को ही समझ में आता है, अमीरों के लिए ये रिलीजन नहीं है, जो खुश है उनके लिए रिलीजन नहीं है। मिजोरम मिजो इंग्लिश, ठीक है जी। त्रिपुरा में बंगाली कोकबोरोक इंग्लिश, ठीक है जी। सिक्किम में इंग्लिश लेप्चा नेपाली सिक्किमी, आंध्र प्रदेश तेलुगु, तेलंगाना तेलुगु, कर्नाटका कन्नड़, तमिलनाडु तमिल, केरला मलयालम। ठीक है जी। आओ जरा यूनियन टेरिटरीज की लैंग्वेज देख लो। जम्मू एंड कश्मीर हिंदी उर्दू इंग्लिश कश्मीरी डोगरी, लद्दाख हिंदी इंग्लिश, चंडीगढ़ इंग्लिश, दिल्ली हिंदी इंग्लिश, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये एक हो गया होगा पता हो ना, एक कर दिया गया इसको, हिंदी इंग्लिश और गुजराती। पुदुचेरी तमिल तेलुगु मलयालम फ्रेंच इंग्लिश, इसकी इतनी क्यों है? क्योंकि पुदुचेरी 4 है, जैसे सर ने करवाई थी। आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में भी, केरला में भी है, कर्नाटक में, केरला में, हाँ 4 है। ठीक है ना, तो इस वजह से हाँ, कर्नाटक में नहीं है। अंडमान निकोबार में हिंदी इंग्लिश, लक्षद्वीप में इंग्लिश। ठीक है, चांस है इसके अंदर ये आ सकता है। और कौन सा रह गया? सोर्सेज हो चुके हैं। ये आ गया इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक क्वेश्चन श्योर है इसमें से, देख लेना इसको। ठीक हो गया, फर्स्ट अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में, फर्स्ट अमेंडमेंट। ठीक है जी। फिर ये बेसिस क्या है इसका, ठीक है जी। जैसे रिजर्वेशन का पॉइंट था, SC ST को जो है, और लैंड रिफॉर्म्स करे गए हैं, शेड्यूल 9 लेकर आया गया है। सिर्फ इंपॉर्टेंट है ये, 26 है सिर्फ ओनली। फिर एक बार देख लेते हैं, कल फिर रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है ना। 7वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देख लेते ना, क्या टेंशन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है सिंपल, रिजर्वेशन और लैंड रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है जी। सातवीं अमेंडमेंट हम अपने स्टेट के लिए विशेष तौर पर याद कर सकते हैं, एक से ज्यादा स्टेट, 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए एक ही हाई कोर्ट की व्यवस्था। ठीक है ना, चंडीगढ़ है ना अपना तो। चलो जी। 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, दादर नगर हवेली को इंक्लूड कर लिया गया है देश में। ठीक है जी। 12वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, गोवा को और दमन दीव को इंक्लूड कर लिया गया है इंडिया में। ठीक है जी। 14वीं
पौंडीचेरी को इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है जी। 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पहली लैंग्वेज के विषय में है अमेंडमेंट। इससे पहले कोई लैंग्वेज की अमेंडमेंट नहीं थी। ठीक है ना, शेड्यूल 8 के अंदर डालिए गया, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है जी। 24 इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, द पार्लियामेंट हैज बीन बेस्टोड विद द राइट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 24वें अमेंडमेंट में राइट आ गया था, देखो कब का है, 1971, तो किसके शासनकाल में हुआ है। ठीक है ना, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो पूरे केस लो समझे थे। 25वीं फंडामेंटल राइट होता था कौन सा, प्रॉपर्टी वाला, उसको हटा दिया गया है। ठीक है जी, छोड़ दो इसको, अगर करना चाहो तो कर सकते इसको। है जी। 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सिक्किम को शामिल किया गया देश के अंदर। 42nd अमेंडमेंट का तो देखो आपको पता ही, वो तो हर नॉन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज को अमेंडमेंट इन द प्रियम्बल को, ठीक है जी, इंक्लूड कर दिया गया ये वर्ड। ठीक है जी। फॉरेस्ट और एजुकेशन को भी जो इंक्लूड कर लिया गया है, इसको ठीक करने के लिए अगर जो 42nd अमेंडमेंट पढ़ता है उसको बाय डिफॉल्ट 44th पढ़नी पड़ती है। ठीक हो गया जी। ये किस लिए है, प्रॉपर्टी हैज बीन इंक्लूडेड, स्टेटरी उसको राइट बना दिया गया है। ऊपर तो खत्म ही कर दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी को, नीचे यहाँ पे स्टेटरी उसको राइट बना दिया गया। इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर क्योंकि बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे 42nd अमेंडमेंट के अंदर, तो इसको थोड़ा सा ठीक किया गया है। राइट टू लाइफ को थोड़ा सा दोबारा से रेस्टिट्यूट किया गया इसके अंदर। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है। 61वीं जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी उसमें एज जो है एडल्ट फ्रेंचाइजी की 21 से घटाकर 18 कर दी गई। ठीक है ना। 71st कॉन्स्टिट्यूशन जो अपने अमेंडमेंट है हमने पढ़ी थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, उसको इंक्लूड कर लिया गया है उसके अंदर। 73rd, ये तो बार बार आ रहा है जिक्र, 73rd 74th। ठीक है जी। 86th इंपॉर्टेंट है, 80, हाँ 21 से जोड़ दिया है। ठीक है जी। 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अगेन बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है जी, इनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी को यस लीगलाइज कर दिया गया है। ये तो फिर लगे याद कर ही लेना। ठीक है ना, ये लेटेस्ट वाली। 100वीं कौन सी थी, कुछ हमारा लैंड डिस्प्यूट था बांग्लादेश के साथ, अभी से नहीं, जब से बांग्लादेश क्रिएट हुआ तभी से हमारा डिस्प्यूट था। ठीक है ना, तो जब ये लोग क्या बोलते हैं 2015 की जो लोकसभा गठित हुई, सबसे पहला काम किया था उन्होंने। ठीक है ना, और अमेंडमेंट ले आए थे 101 में, लो भाई 101 में जीएसटी काट दिया। ठीक है जी। 102nd के अंदर नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन की स्थापना कर दी, उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया है। 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ईडब्ल्यूएस का कंसेप्ट, 10% कोटा आ गया। ठीक है जी। चलो जी। 104 के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है 2030 तक के लिए। ठीक है ना, ध्यान रखना ये टेम्परेरी आई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो नहीं, ये तो एम नागराज की नहीं है। बेसिकली क्या है, ईडब्ल्यूएस ये जो अपना मंडल कमीशन था उसकी कुछ सिफारिशें रह गई थी। ठीक है ना, तो उसको लागू किया गया है। चलो जी। 105वीं, 105वीं को करना चाहो तो कर लेना, बट बाकी 106 आ गई है। 106 कौन सी है, वुमन को कोटा दे दिया गया लोकसभा और राज्यसभा में, 1/3 कोटा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको देख लो। ठीक है जी। काफी सारा टॉपिक हटा दो इसको, काफी सारे टॉपिक हो गए आज। ठीक है जी। हाँ, ऐप पे आ गए, ये देखो, ये ऐप पे डले हुए सारे के सारे। ठीक हो गया। 5:15 बज गए, ये लो जी। काफी सारा पोर्शन हो गया आज, ये निपटा लेना इसको। इसमें से आज यूँ लगाओ कि 5-6 क्वेश्चन का जुगाड़ हो गया आज।